अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम फायरबेस को यूज़ करते हुए एक नोट्स एप्लीकेशन बनाएंगे और इसमें स्टेट मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे। तो कोशिश करेंगे एक वैसे ही एप्लीकेशन बनाएं जैसे प्रोफेशनल लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसमें सबसे पहले फायरबेस का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसको कनेक्ट करवाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम रखते हैं नोट्स ऐप। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है फायरबेस का। अब इसके अंदर हमें जो मतलब है दो चीज़ों से है। सबसे पहले अथेंटिकेशन, इसमें ऐसे होगा, हम अथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, पहले यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद वो नोट लिखने के काबिल होगा एप्लीकेशन के अंदर और उन्हें सेव कर पाएगा। तो हर यूज़र के नोट सिर्फ वही यूज़र ही देख पाएगा, कोई और नहीं देख पाएगा। तो सबसे पहले अथेंटिकेशन ऑन कर लेते हैं। इसमें हम ईमेल पासवर्ड अथेंटिकेशन ही देखेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं। ईमेल पासवर्ड इसको एनेबल कर लेते हैं, सिंपल जस्ट इतना करना है। और उसके बाद जो है इसमें फायरस्टोर डेटाबेस जो है इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं, इसको भी एनेबल कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस और लोकेशन यही रहने दें, नेक्स्ट करें और इसको टेस्ट मोड में रखें, क्रिएट करें जी। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं इसे कनेक्ट करवाते हैं। तो कनेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले कौन सी कमांड लगानी है, फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर। तो सबसे पहले फायरबेस कोर को ऐड कर लेना है, ये कनेक्शन करवाने के लिए होता है। अब करते हैं फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर, कनेक्ट करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ। यहाँ पर तमाम प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, उनमें से हम वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था, नोट्स ऐप वाला। तो यहाँ पर देखें नोट्स ऐप वाला, ये है नोट्स ऐप वाला प्रोजेक्ट, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से प्लेटफॉर्म सिंपल एंड्रॉयड ही हम रखेंगे, बाकी को अनसेलेक्ट कर दें जी। तो हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट काम क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएँ। यहाँ पर जैसे ये 3 लाइंस हम पहले पेस्ट करते आ रहे हैं, उसी तरह इनको भी कॉपी पेस्ट करें अपने सिस्टम के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर। ठीक है, और मेन को एसेंक बनाएं क्योंकि इसके अंदर अवेट यूज़ हो रहा है। और सबसे पहले फायरबेस को इंपोर्ट करना है और उसके बाद जो है डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया, हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो उनको कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचें इसके अंदर कौन कौन से पैकेज यूज़ होंगे। तो अथेंटिकेशन तो हमने करनी है, उसके लिए फायरबेस ऑथ उसको इंस्टॉल करना है और उसके अंदर जो है डेटाबेस भी हमने यूज़ करना है, तो क्लाउड फायरस्टोर भी करना है और स्टेट मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइडर भी है, तो प्रोवाइडर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये 3 पैकेज हैं, तो तीनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, फ्लटर पब ऐड। तो अगर आपको काफ़ी सारे पैकेज एक साथ ऐड करने हो तो वो किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, फायरबेस ऑथ। ठीक है, इसके बाद स्पेस दें और दूसरे पैकेज का नाम लिखें क्लाउड फायरस्टोर, उसके बाद स्पेस और तीसरे का नाम प्रोवाइडर। ठीक है, अब तीनों पैकेज एक साथ ऐड हो जाएंगे, इंटर करें। तो पैकेजेस ऐड हो चुके हैं, इनको वेरीफाई कर लेते हैं पब स्पेक के अंदर जाकर। यहाँ पर देखें ऐड हो चुके हैं फायरबेस कोर, फायरबेस ऑथ, क्लाउड फायरस्टोर और प्रोवाइडर, चारों ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर एसेट्स के अंदर आए। मैंने एक लोगो रखा हुआ है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स एप्लीकेशन है। तो ये जो एसेट्स हैं इनको भी यहाँ पर इसका रेफरेंस दे देते हैं एसेट्स के अंदर, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। इनको इसी तरह ही लिखना है और यहाँ पर एसेट्स इमेजेस। ठीक हो गया, उसके बाद पब गेट। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, जो हमारा वर्किंग कोड होगा वो सारा कुछ वो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ोल्डर बनाते हैं स्क्रीन्स का। ठीक है, तो इसमें स्क्रीन ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे। तो क्योंकि हम चाहते हैं पहले स्प्लैश स्क्रीन आए, स्प्लैश स्क्रीन
और इसके ऊपर जो है लोगो शो हो एप्लीकेशन का। मटेरियल यहाँ पर करते हैं स्टेटफुल विजेट, स्प्लैश स्क्रीन, यहाँ पर रखते हैं स्कैफोल्ड। ठीक हो गया। और सेंटर में बॉडी के अंदर सेंटर में हम शो कर देंगे इमेज, एसेट इमेज। ठीक हो गया। इमेज डॉट एसेट, एसेट इमेजेस लोगो डॉट png, और इसका जो हाइट है 100 कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गई स्प्लैश स्क्रीन। इसके बाद क्या करना है, स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो है और स्क्रीन कौन सी क्रिएट करें, एक होम स्क्रीन भी होनी चाहिए, क्योंकि होम स्क्रीन के ऊपर सारे नोट्स जो होंगे। होम स्क्रीन स्टेटलेस विजेट होम स्क्रीन स्कैफोल्ड, इसका नाम ऐप बार के अंदर जो है नाम क्या रखना है इसका, ऊपर टाइटल होम रखते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं ट्रू। फ़िलहाल इतना। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा जहन में सोचें और इसमें कौन सी स्क्रीन हो सकती है। इसमें अथेंटिकेशन भी है, यानी लॉगिन साइन अप वो स्क्रीन्स भी होंगी। तो उनके लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ऑथ का, AUTH ऑथ। इसके अंदर दोनों स्क्रीन को रख लेते हैं, यानी कि इसमें हम लॉगिन स्क्रीन भी रख लेते हैं। इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट लॉगिन स्क्रीन स्कैफोल्ड, जस्ट इतना रहने दें फ़िलहाल। उसके बाद लॉगिन के बाद कौन सी स्क्रीन रखनी है, रजिस्टर या साइन अप स्क्रीन, जो भी आप नाम रखना चाहें। इंपोर्ट मटेरियल स्टेट फुल विजेट रजिस्टर स्क्रीन और स्कैफोल्ड, जस्ट इतना। अच्छा, इसके बाद जो है फॉरगॉट पासवर्ड वाली स्क्रीन भी ले लेते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन मटेरियल स्टेटफुल विजेट फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन स्कैफोल्ड। ठीक है। तो ये ऑथ के अंदर हमने ये सारी चीज़ें रख ली हैं, तमाम इनको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, अब और जो चीज़ है वो प्रोवाइडर्स भी इसके अंदर बना लेते हैं। प्रोवाइडर्स, तो सबसे पहले कौन सा प्रोवाइडर बनाएं, अथेंटिकेशन के लिए ऑथ वाला प्रोवाइडर बना लेते हैं और इसके अंदर प्रोवाइडर क्रिएट कर लेते हैं ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है। ऑथ प्रोवाइडर, मेरे ख्याल में ऑथ प्रोवाइडर की क्लास एक ऑलरेडी होती है, तो हम कोई इसका और नाम रखते हैं। हम इसका नाम रखते हैं माई ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है। कुछ क्लासेस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नेम का कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इस वजह से माई ऑथ प्रोवाइडर इसका नाम मैंने रखा है विद चेंज नोटिफायर मटेरियल वाला। ठीक है। इतना कर लेते हैं प्रोवाइडर। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लिया मैंने। अब ये जो माई ऑथ प्रोवाइडर होगा ना, ये ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर इसको हम लगाएंगे, मुकम्मल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। तो मटेरियल ऐप के ऊपर इसको लगाएंगे। सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर माई ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है। और चाइल्ड के अंदर मटेरियल है। तो ये हमने ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि हम किसी भी जगह इसको एक्सेस करना चाहें तो कर पाएँ। ठीक है। क्योंकि हमें जगह जगह ये चीज़ एक्सेस करनी पड़ेगी कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या फिर लॉग आउट हम करने लगेंगे जब किसी भी स्क्रीन से, तो ये भी हो पाए। तो ये अच्छी बात होती है कि ऑथ प्रोवाइडर जो हो इसको ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर लगा दें। तो अब यहाँ पर हम राउटिंग भी यूज़ करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे पुश और वो सारा जो जैसे होता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, तो हम इसमें एक प्रोफेशनल तरीके से राउटिंग भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक बनाते हैं फ़ोल्डर यूटिल्स के नाम से, और इसके अंदर हम अपना जो है राउट हेल्पर क्रिएट करेंगे, एक फ़ाइल राउट हेल्पर। इसमें क्लास भी बना लेते हैं राउट हेल्पर। ठीक है। और इसके अंदर जो है राउट्स अपने कुछ डिफ़ाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग
सबसे पहला राउट कौन सा होगा, इनिशियल राउट, ठीक है। इनिशियल राउट वही स्प्लैश स्क्रीन ही होगी सबसे पहले जो आएगी। अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग यहाँ पर रखते हैं लॉगिन /login, और उसके बाद जो है स्लैश यहाँ पर रजिस्टर। लॉगिन और रजिस्टर के लिए भी अलग से राउट है ना। और इसके बाद जो है स्ट्रिंग कौन सा हो, और फॉरगेट पासवर्ड वाला राउट, ठीक है। उसके बाद जो है और कौन सा राउट, होम, ठीक है। होम के बाद और कौन सा राउट इसमें होगा, इसमें होगा न्यू नोट ऐड करने वाला एक राउट होगा, उसमें होगा न्यू नोट, और एक दूसरा होगा अपडेट नोट, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन्स भी बना लेते हैं नोट्स के लिए, ऐड नोट, ठीक है। इसमें स्क्रीन बनाएंगे ऐड नोट स्क्रीन, और इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट ऐड नोट स्क्रीन, और यहाँ पर बनाते हैं स्कैफोल्ड एक। और इसके बाद जो है अपडेट नोट के लिए अपडेट नोट स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट अपडेट नोट स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं स्कैफोल्ड, ठीक है। तो इन तमाम फाइल्स को क्लोज करते हैं। अच्छा, अब राउट्स के अंदर जो है सबसे पहले हमें सिंपल राउट्स जो हैं वो रिटर्न करवाने हैं। तो उसके लिए स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे स्टैटिक, और इसमें हमने रिटर्न क्या चीज़ करवानी है, स्ट्रिंग मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक। फंक्शन का नाम रखते हैं राउट्स, ठीक है, और ये रिटर्न करवाएगा राउट्स। या तो हम यहाँ पर रिटर्न ऐसे कर दें और इसके अंदर राउट्स को रिटर्न करें, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ एरो लगाकर जो है एरो लगाते हैं, एक मिनट, एरो लगाकर इस तरह से हम राउट्स को रिटर्न करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको स्टैटिक इसलिए बनाया है कि इस फंक्शन को डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकें इस क्लास का नाम यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम इनिशियल राउट क्रिएट कर, तो इनिशियल हम यहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ऐसे करने पड़ेगा, इनको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनको स्टैटिक बनाएंगे इन तमाम को, तभी हम इनको नीचे स्टैटिक फंक्शंस के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। स्टैटिक, ये तमाम स्टैटिक्स होंगे, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर इनिशियल को एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे राउट्स क्रिएट करते हैं आप लोगों को पता है, सिंपल कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर रिटर्न करवाना है। इनिशियल राउट कौन सा है, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा राउट हम यहाँ पर लगाते हैं लॉगिन का, यहाँ पर जाएगा कॉन्टेक्स्ट और उसके अंदर लॉगिन स्क्रीन। उसके बाद रजिस्टर के लिए कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन। उसके बाद जो है कौन सा है, फॉरगेट पासवर्ड, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन। उसके बाद कौन सी होगी, होम स्क्रीन, तो होम के लिए कॉन्टेक्स्ट होम स्क्रीन, ठीक है। तो होम स्क्रीन हो गई। उसके बाद जो है न्यू नोट को भी यहाँ लगा लेते हैं, न्यू नोट कॉन्टेक्स्ट न्यू नोट स्क्रीन, यहाँ पर नहीं आ रही, ऐड नोट है, सॉरी, वहाँ पर हमने इसका नाम रखा है ऐड नोट स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इनको लगाते हैं मेन के अंदर, यहाँ पर राउट हेल्पर डॉट राउट्स, ठीक है। तो ये एरर क्यों दे रहा है भाई, एरर क्यों है,
द आर्गुमेंट बिल्डर विजेट, वो कह रहा है कि आपने जो ये मैप रिटर्न करवाई है इसकी टाइप है स्ट्रिंग डायनामिक, लेकिन यहाँ पर जो मैप चाहिए वो है स्ट्रिंग विजेट बिल्डर। तो ठीक है, वहाँ पर या तो आप ऐसे करें, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें यहाँ से, इस तरह एरर चला जाएगा, ठीक है। या अगर आप मेंशन करना चाहें तो वही मेंशन कर लें जैसे उन्होंने कहा है विजेट बिल्डर, ठीक है। तो दोनों सूरतों में एरर हट जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, रिटर्न टाइप यहाँ लगाएं या ना लगाएं। तो ठीक है, हमने लगा लिया है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमने यहाँ पर तमाम जो है राउट्स क्रिएट किए सिवाय इसके अपडेट नोट के, ठीक है। वो क्यों किया वो बाद में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। वो डेटा हम पास जब करेंगे तो उनके लिए ये सिंपल राउट्स नहीं चलेंगे, उसके लिए जनरेट राउट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, वो है ऑन जनरेट राउट्स, ठीक है, ऑन जनरेट राउट। और इसमें होता है राउट सेटिंग, हमें मिलेगा एक पैरामीटर सेटिंग्स, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है हमने उसी तरह जैसे हम पहले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं ऑन जनरेट राउट्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, स्विच बनाते हैं एक, उसके अंदर रखते हैं सेटिंग्स डॉट नेम, और यहाँ पर हम केस बनाएंगे। केस अगर कौन सा अब यहाँ पर यूज़ करें, अपडेट नोट। अगर अपडेट नोट है तो क्या करें, तो अपडेट नोट यहाँ एरर शो करेगा। एरर शो इसलिए करेगा, वो कहेगा इसको कांस्टेंट बनाएं। तो ठीक है, हम इसको कांस्टेंट बना लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट ही लगाना होता है ना केस के अंदर, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल वैल्यू नहीं चलती, कांस्टेंट वैल्यू लगानी होती है। तो यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट, और इसके अंदर बिल्डर, और बिल्डर के अंदर होता है कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लगाएंगे अपडेट नोट स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर हमने आर्गुमेंट लेना है वो वाला ARGS, इसका नाम रखते हैं आर्गुमेंट, यानी जो इसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे हम वही यहाँ पर लेना चाहते हैं, सेटिंग्स डॉट आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट की जो भी टाइप होगी हम यहाँ पर बाद में मेंशन करेंगे, फ़िलहाल हम जो है जस्ट इतना ही इनको देखना चाहते हैं। अब ऑन जनरेट राउट्स को भी लगा देते हैं वहाँ पर मेन के अंदर, राउट्स के बाद ऑन जनरेट राउट्स, तो ये हमें एक सेटिंग्स देता है, और उसके बाद उसको हम रखेंगे कहाँ पर, राउट हेल्पर डॉट ऑन जनरेट राउट्स, और यहाँ ये सेटिंग पास कर देंगे ये वाली। तो यहाँ तक बुनियादी चीज़ें हमने जो सेट करनी थी कर ली हैं। अब एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें फिर से एरर आ चुका है। आप लोगों को कुछ याद तो आया होगा, जैसे गुज़श्ता ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं कि ये एरर क्यों आता है, फायरबेस ऑथ की वजह से आता है। और फायरबेस ऑथ के लिए हमारे प्रोजेक्ट का मिनिमम SDK वर्जन जो है 23 होना चाहिए, ठीक है। तो इस वर्जन को चेंज कर लेते हैं एंड्रॉयड के अंदर आकर ऐप के अंदर, और build.gradle.kts फाइल, इसके बाद जो है मिनिमम SDK वर्जन यहाँ पर इसको कर दें 23, ठीक है। दोबारा से रन करें, आपका एरर नहीं आएगा। तो इस फाइल को क्लोज़ कर दें जी। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आ चुकी है, इसका मतलब है हमारी राउटिंग वर्क कर रही है। तो अब आते हैं स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, तो हम थोड़ा सा इनिशियल इनिट स्टेट को यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने के लिए, वॉइड नेक्स्ट स्क्रीन। तो ये आप लोगों को पता है, हम पहले कर चुके हैं ये चीज़। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा डिले लेंगे, डिले के लिए इस फंक्शन को एक एसेंट फंक्शन बनाएंगे, और डिले लेंगे हम फ्यूचर डॉट डिलेट, ड्यूरेशन इसमें लेंगे 3 सेकंड का, और उसके बाद जो है हम करेंगे नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड, क्योंकि इस बार नेम्ड हम यूज़ कर रहे हैं, नेम्ड राउटिंग। तो यहाँ पर राउट का नाम क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, लॉगिन पर। तो देखें राउट हेल्पर डॉट लॉगिन,
तो एक ही जगह से हमारे राउट हैंडल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें कॉन्टेक्स्ट, तो जब भी आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं अवेट के बाद, यानी कि एक अवेट स्टेटमेंट है, उसके बाद जब आप यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट यानी कि नेविगेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ होवर करें तो एक एरर थोड़ा सा वार्निंग यानी कि शो होती है, डो नॉट यूज़ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस एसिंग गैप्स। ठीक है, तो ये मना कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखें इफ़ माउंटेड देन, इसके अंदर अगर यूज़ करें तो ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका ये सोल्यूशन है। जहाँ भी कोई इशू हो इस तरह का तो ऐसा कर लें। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ से, इनिट स्टेट से नेक्स्ट स्क्रीन को यहाँ से कॉल करते हैं। तो अब फिर से एप्लीकेशन को हम रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं 3 सेकंड के बाद कौन सी स्क्रीन ओपन होती है। तो हम आ चुके हैं किसी न किसी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम ऑथ के अंदर लॉगिन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हम ऊपर ऐप बार चलें ले लेते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं टाइटल के अंदर लॉगिन। तो देखते हैं लॉगिन आता है यहाँ, हाँ ठीक है, लॉगिन आ चुका है। इसका मतलब है हम लॉगिन स्क्रीन के ऊपर हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, हमारा मेन मकसद जो है वो है फंक्शनैलिटी को समझना। तो जल्दी से यहाँ पर डिज़ाइन कुछ क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट व्यू के अंदर पैडिंग ले लेते हैं 15 और इसके अंदर जो है हम लेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और इसके अंदर जो है डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन और हिंट इसमें ले लेते हैं ईमेल और इसको नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर हिंट जो है पासवर्ड लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और ऊपर जो है यहाँ पर कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ईमेल के लिए। आप इसको बेशक नाम ईमेल दें या ईमेल कंट्रोलर दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब इसको डुप्लिकेट करते हैं और इसका पासवर्ड। ठीक है, और इसमें फॉर्म वैलिडेशन भी लगाएंगे, तो उसके लिए ग्लोबल की एक ले लेते हैं फॉर्म स्टेट के लिए। तो ये फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए होता है, इसका नाम रखते हैं फॉर्म की, ग्लोबल की, और इसकी टाइप यहाँ मेंशन वही करें फॉर्म स्टेट। और लिस्ट व्यू इसको रैप करते हैं फॉर्म के साथ, क्योंकि हम फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। और की जो है फॉर्म की यहाँ पर ले लेते हैं। वैलिडेटर यहाँ लगा लेते हैं, वैल्यू इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू नल या वैल्यू इज़ एम्प्टी। तो ऐसी सूरत में एरर यहाँ पर रिटर्न हो, प्लीज़ इंटर ईमेल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले ही से कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ये आसान चीज़ है। प्लीज़ इंटर ईमेल और यहाँ प्लीज़ इंटर पासवर्ड। ठीक है, और इसके बाद जो है लॉगिन का बटन यहाँ पर लेते हैं, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और इसके अंदर ले लेते हैं लॉगिन। ठीक है, और इसमें स्पेसिंग भी थोड़ी बहुत दे देते हैं, साइज्ड बॉक्स हाइट 30 और इन दोनों के दरमियान जो है साइज बॉक्स हाइट 15 कर लेते हैं। और इनको कंट्रोलर भी असाइन कर देते हैं, ईमेल को ईमेल वाला कंट्रोलर और पासवर्ड को पासवर्ड वाला कंट्रोलर दे देते हैं। और ये जो लॉगिन का फंक्शन है बटन है, इसके अंदर ऑन प्रेस्ड के अंदर हम वैलिडेट भी कर लेते हैं फॉर्म को, फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। ठीक है, तो इतना कर लेने से आप क्लिक करते हैं लॉगिन के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्म वैलिडेशन वर्क कर रही है। तो एक और काम करते हैं, लॉगिन जो है इसको सेंटर कर देते हैं, ऊपर वाला टाइटल, और ऐसे करते हैं यहाँ पर लोगो शो कर देते हैं, एसेट्स इमेजेस लोगो डॉट png, और इसका हाइट जो है 100
हम चाहते हैं टॉप पे जो है हमारा लोगो शो हो एप्लीकेशन का, और उसके नीचे बाकी चीज़ें। और यहाँ पर साइज़ बॉक्स हाइट 30 कर लेते हैं, 30 की स्पेस हम डाल देते हैं। तो अब कुछ बेहतर तरीके से शो हो रहा है ये सब। तो ये वाला डीबग बैनर यहाँ से हटा देते हैं, मटेरियल से डीबग फॉल्स, ठीक है। और थीम को भी थोड़ा हम देख लेते हैं, थीम डेटा, और इसके अंदर जो है एलिवेटेड बटन थीम, एलिवेटेड बटन थीम, और यहाँ पर जो है स्टाइल देख लेते हैं, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर लेते हैं इंडिगो, और फोरग्राउंड कलर वाइट। तो बटन इसके अंदर थोड़ी पैडिंग भी डाल देते हैं, पैडिंग इसमें 15 की कर लेते हैं ताकि बटन थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा बड़ा लगे। तो अब ठीक है लॉगिन का पेज। अब इसके बाद जो है फॉरगॉट पासवर्ड भी यहाँ पर ले लेते हैं। एलिवेटेड बटन के बाद टेक्स्ट बटन ऑन प्रेस्ड, और इसका जो है चाइल्ड में लिखते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा एंड पे करते हैं ताकि ये एंड पे शो हो, तो उसके लिए इसको आप रख दें रो के अंदर, और रो का जो है मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड कर दें, सॉरी एंड। तो ये रो के अंदर एंड पे चला जाएगा, तो इस तरह ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और रो लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट बटन लेते हैं ऑन प्रेस्ड, और इसके अंदर यहाँ पर लेंगे रजिस्टर नाउ, ठीक है। तो ये इस तरह है कि अगर यूज़र का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो वो क्रिएट कर सकता है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर करते हैं ताकि ये सेंटर में शो हो। तो अब ठीक लग रहा है, हमारा जो लॉगिन पेज है वो इतना सही है। तो ऊपर थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर ले लेनी चाहिए, यहाँ पर 20 की स्पेस लोगो से पहले। तो अब ठीक लग रहा है। अच्छा, इसमें एक और गलती हम करके, ये जो वैलिडेटर है ना, इसके अंदर कंडीशन में हम ये तो लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न नल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, यहाँ भी वैलिडेटर के अंदर इफ़ से बाहर आकर नल को रिटर्न करना है। तो अब ये लॉगिन पेज तकरीबन कंप्लीट है। अब इसका सारा कोड हम कॉपी पेस्ट करके रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे मैंने क्लोज़ किया और इस सारे को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। अब इसे ऐसे खोल दें बेशक। अब जाते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज के अंदर और यहाँ पर सारे को कॉपी पेस्ट करते हैं जो अभी हमने वहाँ से कॉपी किया। तो हो गया। अब लॉगिन स्क्रीन से आते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आने के लिए यहाँ पर लिखें नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, और यहाँ पर नेम क्या लिखें, रजिस्टर। तो इस तरह हम रजिस्टर के ऊपर आ जाएंगे। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई चेंज नहीं आई क्योंकि हमने सेम यही कोड कॉपी पेस्ट किया था रजिस्टर के अंदर। अब रजिस्टर के अंदर जाकर सबसे पहले ऐप बार का टाइटल चेंज करते हैं रजिस्टर, और उसके बाद जो है कंट्रोलर एक और क्रिएट कर लेते हैं नेम के लिए, नेम ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ भी एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं यहाँ ऊपर, और इसके बाद साइज बॉक्स हाइट 15 ये भी ऐड कर देते हैं। अब इसको असाइन कर देते हैं नेम, और इसके हिंट भी नेम, और यहाँ पर भी नेम, ठीक है। तो बाकी चीज़ें वैसे ठीक हैं।
अब देखें ये जो बटन है इसको भी लॉगिन की बजाय रजिस्टर, और इसमें फॉरगेट पासवर्ड नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर आएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन नाउ, जस्ट इतना ही। अब रजिस्ट्रेशन पेज भी हमारा रेडी है, तो यहाँ से हम वापस भी आ सकते हैं लॉगिन के ऊपर और फिर रजिस्टर के ऊपर जा सकते हैं। अब इसमें जो है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन नाउ करने के लिए यहाँ पर हम कर सकते हैं लॉगिन नाउ वाले, यानी कि लॉगिन बटन के ऊपर जाने के लिए पुश नेम्ड और यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन। ठीक है, तो इस तरह हम लॉगिन पेज के ऊपर जा सकते हैं और फिर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आ सकते हैं। अब इसी तरह फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी करते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए लॉगिन स्क्रीन के अंदर आएँ, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड है, इसके अंदर लिखें navigator.pushnamed और यहाँ पर लिखें फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, इतना करने से अब क्लिक करें फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर, तो हम फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन के ऊपर चले गए। तो इसमें भी हम वही कोड सारा कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि सेम डिज़ाइनिंग लगे, वहाँ पर भी एक जैसी डिज़ाइनिंग महसूस हो। तो फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आकर भी यही लॉगिन वाला कोड हमने पेस्ट किया, लेकिन हम यहाँ पर हमको सिर्फ ईमेल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और ऊपर भी यहाँ लिखते हैं फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, बाकी जो है लोगो सेम रहेगा, ईमेल सेम रहेगा, पासवर्ड को ख़त्म करना है हमने यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद जो है फॉरगेट पासवर्ड ये भी ख़त्म करना है और ये भी ख़त्म करना है। लॉगिन की बजाय यहाँ पर लिखेंगे रीसेट पासवर्ड। ठीक है, अब देखते हैं कैसा लगता है। तो फॉरगेट पासवर्ड को आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर ईमेल देंगे, जो भी ईमेल होगा हमारा, तो रीसेट पासवर्ड करेंगे तो उसके पास लिंक चला जाएगा और वो पासवर्ड रीसेट कर पाएगा। तो ये चीज़ें हमारी रेडी हो गई, यानी ये जो लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड ये तीनों रेडी हैं हमारे पास। अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि इन बटन्स के ऊपर क्लिक करने पर हम कुछ ऑपरेशन करवा सकें। तो उसके लिए अब इन तमाम स्क्रीन्स को क्लोज़ करके आते हैं यहाँ प्रोवाइडर्स के अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर माई ऑथ प्रोवाइडर। अब यहाँ पर 3 फंक्शन बना लेते हैं, वाइट लॉगिन के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ये एक एसेंक फंक्शन होगा। इसी तरह आप दूसरा बनाते हैं वाइट रजिस्टर, इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी, एक नेम होगा और एक होगा ईमेल और उसके बाद होगा पासवर्ड होगा। ये भी एसेंक फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा बनाते हैं फॉरगेट पासवर्ड। इसके अंदर क्या चीज़ आएगी? इसके अंदर ईमेल ही आएगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें एक और आएगा लॉग आउट का, वो भी बना लेते हैं, वाइट लॉग आउट। इसमें कोई चीज़ पास नहीं करनी है, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। 3 फंक्शन हमारे एक ही जगह पर आ चुके हैं। पहले हम ऐसे करते थे कि लॉगिन का जो फंक्शन था, लॉगिन का कोड वो लॉगिन पेज के अंदर पड़ा होता था, रजिस्टर का रजिस्टर पेज के अंदर, यानी कि हर किस्म का कोड उसी पेज के अंदर होता था। अब देखें ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड सारे फंक्शन एक ही जगह आ गए। तो यहाँ पर हमें जो इंस्टेंस बनाना पड़ेगा फायरबेस ऑथ का, वो भी यहाँ एक ही जगह बनाना पड़ेगा, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि इसका इंस्टेंस भी हमें एक ही जगह पर मिल रहा है। तो हम इसी को इस्तेमाल करके, इसी इंस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर सारा कुछ करवाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं लॉगिन के अंदर, ट्राई कैच लॉग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और कैच के अंदर हमें जो एरर मिलेगा उसको ले लेंगे। अच्छा, अब इसमें हम अपनी आसानी के लिए एक और काम कर सकते हैं। ये जो हम बार बार बनाते हैं स्कैफोल्ड, मैसेंजर ऑफ कॉन्टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें, हम इसको क्यों ना एक ही जगह बना के रख दें और उसको वहीं से यूज़ करते रहें।
तो वो कैसे करेंगे, ये जो यूटिल्स का हमने फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। इसका नाम क्या रखें, इसका नाम रखते हैं शो मैसेजेस। ये एक फ़ाइल है और इस फाइल के अंदर डायरेक्ट जो है एक फ़ंक्शन बना लेते हैं शो मैसेज MSG, ठीक है। और इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करते हैं मैसेज की। अब ऐसे करते हैं, यहाँ से हम वो कोड लिखेंगे स्कैफोल्ड मैसेंजर वाला ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक मसला आएगा, एक मसला ये आएगा कि ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट हम कहाँ से लें। तो इस कॉन्टेक्स्ट को लेने के लिए यहाँ पर मेन के अंदर आएँ, मेन के अंदर यहाँ सबसे पहले ऊपर आएँ, यहाँ पर हम एक की बना लेते हैं फाइनल स्कैफोल्ड मैसेंजर की, ठीक है। इसको हम क्रिएट करेंगे ग्लोबल की मदद से। ग्लोबल की यहाँ पर मेंशन करेंगे स्कैफोल्ड मैसेंजर स्टेट, ठीक है, स्कैफोल्ड मैसेंजर स्टेट। अब ये जो स्कैफोल्ड मैसेंजर की है इसको असाइन कर देंगे यहाँ पर जो मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड मैसेंजर की का एक पैरामीटर है, यहाँ पास कर दें स्कैफोल्ड मैसेंजर की जो ऊपर हमने क्रिएट की थी मेन फंक्शन से बाहर, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे लिए आसानी हो गई, वही स्कैफोल्ड मैसेंजर की डॉट करंट स्टेट डॉट शो स्नैक बार। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पर स्नैक बार हम क्रिएट कर लेंगे, कंटेंट, इसका कंटेंट जो होगा उसके अंदर वही मैसेज डालेंगे जो ऊपर हमने यहाँ पर लिया होगा। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्योंकि ये हो सकता है, वो कहता है करंट स्टेट नल हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाकर आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये तो हो गया, इसको फंक्शन को वाइट, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब इसके अंदर एक ही पैरामीटर हमने पास किया है, वो है मैसेज। अब ये मैसेज दो तरह का हो सकता है, या तो ये एरर मैसेज होगा, या फिर ये सक्सेस मैसेज होगा, या नॉर्मल मैसेज होगा। तो उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें, उसका सोल्यूशन हम यहाँ निकाल सकते हैं, एक और ऑप्शनल पैरामीटर रखते हैं। तो ऑप्शनल पैरामीटर आप लोगों को पता है कैसे रखते हैं, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर लेते हैं बूलियन, यहाँ पर लिखते हैं इज़ एरर, ठीक है। अगर ये एरर है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, यानी कोई पास करे या ना करे उसकी मर्ज़ी है, कोई पास नहीं करेगा इसकी वैल्यू ट्रू होगी। यहाँ हम कंडीशन लगाने वाले हैं बैकग्राउंड कलर। तो इज़ एरर, अगर ये एरर होगा तो बैकग्राउंड कलर रखेंगे रेड, अदरवाइज़ बैकग्राउंड कलर रखेंगे ग्रीन, ठीक हो गया। तो ये एक ही जगह हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब दोबारा वहाँ वापस लौटें, यहाँ पर कैच के अंदर। अब कैच के अंदर अगर हमारे पास कोई एरर आया तो हम करेंगे शो मैसेज। तो हमारा ये शो मैसेज जो अभी हमने फंक्शन बनाया इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर e.toString भेज देंगे। सिंपल इतना करना है। इसके अंदर दूसरा पैरामीटर हम चाहें तो भेज सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू जो है एरर ट्रू है, इज़ एरर ट्रू, तो ये एरर ही समझा जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर चाहें तो अपनी एक्सेप्शन यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर कैच से पहले, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, देख रहे हैं फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, यानी अथेंटिकेशन के रिलेटेड एक्सेप्शन हो तो उसे हम यहाँ कैच करें, यहाँ पर, ठीक हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं उसी तरह शो मैसेज e.message, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैसेज मिलेगा, ठीक हो गया e.message। तो ये एरर दे रहा है, वो कहता है कि हो सकता है ये जो मैसेज है ना e.message ये नल हो, तो हम इसका सोल्यूशन भी यहाँ रख देते हैं, इसको नल एबल कर देते हैं, ठीक है। तो नल होने की सूरत में यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर हम क्वेश्चन मार्क लगाकर एम्प्टी कर देते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है, चाहे हम स्ट्रिंग भेजें या नल एबल स्ट्रिंग भेजें, दोनों को ये हैंडल करेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसमें एक और चीज़ करते हैं, लोडिंग। लोडिंग को भी हम यहाँ पर एक बना लेते हैं बूलियन लोडिंग, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स, ठीक है। अब इसको हम बार बार ट्रू या फॉल्स इसकी वैल्यू करेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगा। तो क्यों ना इसके लिए भी एक फ़ंक्शन बना लें। तो हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन नीचे बना लेते हैं और ये एक प्राइवेट फंक्शन होगा, इससे अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्कोर लोडिंग
और इसके अंदर हम कोई वैल्यू भेजेंगे, यानी कि ट्रू या फॉल्स कोई वैल्यू, और इसके अंदर जो लोडिंग ऊपर वेरिएबल हमने बनाया बूलियन, इसकी वैल्यू को ये वाली वैल्यू असाइन कर देंगे और यहाँ पर नोटिफाई लिसनर, सिंपल। अब जहाँ पर इसके अंदर लोडिंग को ट्रू या फॉल्स करवाना होगा हम करवा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन के अंदर सबसे पहले लोडिंग जो होगी इसको ट्रू करेंगे हम, ठीक है। अब इस लोडिंग को फॉल्स भी करना है, वो कहाँ करना है, वो करना है फाइनली के अंदर। फाइनली के अंदर इस लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये कोड आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसमें हो गई और लोडिंग भी हमने हैंडल कर लिया है, ठीक है। अब यही सेम कोड हम इन तमाम फंक्शंस के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर भी यही चलेगा, फॉरगॉट पासवर्ड में भी यही चलेगा, लॉग आउट में भी यही चलेगा। बाद में कोई चेंज करनी होगी तो हम कर लेंगे, यानी कि इसमें लोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में। बस ठीक है इतना। तो अब हमारे फंक्शंस रेडी हैं, इनके अंदर थोड़ी बहुत जो कोडिंग है 1-2 लाइन की वो कर लेते हैं। अब लॉगिन सिंपल आप लोगों को पता है, लॉगिन का कोड साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। सिंपल ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पास किया और यहाँ पर लगा लिया अवेट, ठीक हो गया, सिंपल। अब इसमें एक और चीज़ है, लॉगिन करवाने के बाद क्या होगा, लॉगिन करवाने के बाद हमने भेजना है इसको कहाँ पर, होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो होम स्क्रीन के ऊपर भेजने के लिए आप लोगों को पता है नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे होम, सिंपल। लेकिन एक मसला है, एक मसला ये है कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइडर के अंदर नहीं होता, वो तो होता है विजेट्स के अंदर। तो उसका क्या करें, ठीक है। या तो हम लॉगिन के अंदर यहाँ भेज दें, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, जैसे हमने अभी ये वाला सोल्यूशन निकाला था स्कैफोल्ड मैसेंजर की वाला, इसी तरह इसका भी एक सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ की एक क्रिएट करते हैं फाइनल, इसका नाम होगा नेविगेटर की और ग्लोबल की, इसकी टाइप यहाँ लगाते हैं नेविगेटर स्टेट, ठीक है। और इसको भी वहीं असाइन करते हैं स्कैफोल्ड मैसेंजर की के बाद नेविगेटर की और लगा दें नेविगेटर की, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि एप्लीकेशन के किसी भी हिस्से में हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो इसकी मदद से मिल जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और नल चेक भी लगा देना है यहाँ, सिंपल है। अब देखें नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट, हमें कॉन्टेक्स्ट यहाँ मिल गया, इसकी मदद से हम नेविगेशन कर पाएंगे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन। तो कितनी अच्छी बात है, कितना सिंपल और प्रोफेशनल तरीके से हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अब लॉगिन के लिए देखें एक प्रोफेशनल कोड हमने लिख लिया है। अब इसको चेक करते हैं, लॉगिन को चेक करते हैं कि ये वर्किंग में आता है या नहीं आता। इसके लिए सिंपल हम जाएं लॉगिन स्क्रीन के लिए, लॉगिन स्क्रीन के अंदर यहाँ पर। तो एक बात ध्यान में रहे, यहाँ पर मेन के अंदर हम ओवरऑल जो मटेरियल ऐप है उसके अंदर लगा चुके हैं इसको आथ को, माई आथ प्रोवाइडर को। तो अब हम इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब लॉगिन स्क्रीन के अंदर आते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ये जो हमारे पास है ना लॉगिन बटन, इसके ऊपर हम लगाएंगे कंज्यूमर। तो इससे करेंगे रैप विथ बिल्डर और बिल्डर का नाम रखेंगे कंज्यूमर और इसकी जो टाइप है वो लगाएंगे माई ऑथ प्रोवाइडर। और यहाँ पर बिल्डर के अंदर हमें मिलेगा कॉन्टैक्ट्स और दूसरा प्रोवाइडर और तीसरा चाइल्ड, ठीक है। अब इसी प्रोवाइडर की मदद से हम सारा कुछ करेंगे। इस प्रोवाइडर की मदद से हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे प्रोवाइडर डॉट लॉगिन, ठीक है, प्रोवाइडर डॉट लॉगिन, और यहाँ पर भेजेंगे ईमेल डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब इसमें लोडिंग भी शो करवानी है, तो लोडिंग हम यहाँ कर देंगे। जहाँ पर रिटर्न हम कर रहे हैं एलिवेटेड बटन, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे प्रोवाइडर डॉट इज़ लोडिंग, सॉरी डॉट लोडिंग। अगर ये लोडिंग में है तब क्या करें, सेंटर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक हो गया, इतना कर लेंगे। तो ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर
कुछ इंटर करते हैं, ईमेल पासवर्ड, और लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लोडिंग हो रही है। उसके बाद देखें नीचे एरर आ गया, द ईमेल इज़ बैडली फॉर्मेटेड। तो देखें कितने एक प्रोफेशनल तरीके से एरर इसने शो किया है। अब कोई ईमेल ऊपर डालते हैं abc@gmail.com और नीचे ऐसे पासवर्ड कोई भी डाल देते हैं। तो देखें प्रोफेशनल तरीके से वो जो है एरर भी नीचे दे रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो रही है। तो अब जाते हैं रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर। सबसे पहले कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब ये हो गया लॉगिन। रजिस्टर के अंदर आते हैं। अब रजिस्टर के अंदर भी आप लोगों को पता है वैसे ही कोड होता है, अवेट auth.create यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ईमेल पासवर्ड आ चुका। अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाज़ औक़ात हो सकता है यूज़र जहाँ पर ईमेल लिखता है ना, ईमेल डाल उसके बाद वो 1 या 2 स्पेस दे देता है। ठीक है, तो ये स्पेस साथ नहीं जानी चाहिए, हमने कुछ ऐसी यहाँ पर कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर जब साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड करते हैं, यहाँ ईमेल और पासवर्ड जब भेजते हैं ईमेल डॉट ट्रिम कर लिया करें। ठीक है, तो इसके साथ कोई स्पेस अगर जा रही होगी तो वो हटा देगा। इसी तरह पासवर्ड के साथ भी ट्रिम कर लिया करें। और यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, क्रिएट करते हुए ट्रिम कर लेंगे ना साथ इसके, पासवर्ड डॉट ट्रिम। ठीक है, तो ये आप लोग मत भूलना। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब रजिस्ट्रेशन हो गई ईमेल पासवर्ड के थ्रू, यहाँ पर अथेंटिकेशन के अंदर रिकॉर्ड भी सेव हो गया। अब अगली चीज़ ये है कि हमने नेम, ईमेल और ये सारी चीज़ें स्टोर करवानी है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, यूज़र का कुछ रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना डेटाबेस के अंदर। हम यूज़र्स की एक कलेक्शन बनाएंगे, उसके अंदर यूज़र्स को डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक मॉडल बना लेना चाहिए यूज़र का। अगर ना भी बनाए तो इससे काम हो जाएगा, लेकिन बना लेना अच्छी बात है। मॉडल्स नाम का फ़ोल्डर, और इसके अंदर जो है यूज़र मॉडल, क्लास यूज़र मॉडल। तो यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि यूज़र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो यूज़र की सबसे पहले तो एक आईडी होगी हर यूज़र की, उसके बाद यूज़र का नेम होगा, उसके बाद जो है यूज़र का ईमेल होगा। ये चीज़ें तो मस्ट हैं। अच्छा, इसके बाद जो है पासवर्ड आप लोगों ने स्टोर नहीं करना, ये ध्यान में रहे। पासवर्ड को अथेंटिकेशन खुद ही हैंडल करती है, आप लोगों ने नहीं करना इसको कुछ भी। तो आईडी, नेम, ईमेल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम कर लेते हैं, डेट टाइम कर लेते हैं एक क्रिएटेड ऐट एक बना लिया हमने डेट का ऑब्जेक्ट, ताकि हम डेट को भी स्टोर करवा सकें साथ। तो यूज़र का यू कैपिटल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यूज़र मॉडल। ठीक है, उसमें हम रखते हैं दिस डॉट ID, दिस डॉट नेम, दिस डॉट ईमेल और दिस डॉट क्रिएटेड ऐट। ठीक है, तो ये एरर क्यों दे रहा है? ये इसलिए दे रहा है कि यहाँ हमने कॉमा लगाना भूल गए हम। ठीक है, इसलिए इसने एरर दे दिया। अब ठीक है, यूज़र का मॉडल बन चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर वही मॉडल जो हमने क्रिएट किया उसको उसी की मदद से हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो यूज़र मॉडल, ठीक है, यूज़र इसको नाम देते हैं और यूज़र मॉडल, ये वही कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर सबसे पहले आईडी भेजनी है। तो यहाँ पर यूज़र की आईडी हम कहाँ से लें? तो यूज़र की आईडी हम लेंगे यहाँ से। ये जो अवेट है ना, इससे पहले हमें यहाँ पर एक मिलेगा रिज़ल्ट। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट होगा ना, इसी में से हम यूज़र की आईडी को निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यूज़र मॉडल जो है इसको थोड़ा खोल के लिखता हूँ। आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल क्रिएटेड ऐट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये जो आईडी है ना, इस रिज़ल्ट से हमें निकालनी है। रिज़ल्ट डॉट यूज़र डॉट UID का मतलब है यूज़र की आईडी। ठीक है, और ये यहाँ पर चेक लगाना है कि ये नल नहीं है। ठीक हो गया। अब नेम जो है, नेम यहाँ से मिल जाएगा। ईमेल जो है ये भी मिल जाएगा। अब क्रिएटेड ऐट, अब हमने डेट यहाँ पर देनी है। ठीक है,
तो डेट कौन सी दें, हम नाउ करेंगे, डेट टाइम डॉट नाउ, यानी करंट डेट, जो जिस वक्त ये यूज़र क्रिएट हो उस वक्त की डेट। अब यहाँ पर हमें यूज़र मिल गया। अब इस यूज़र को हमने स्टोर करना है कहाँ पर, अपने फायर स्टोर के अंदर। तो फायर स्टोर का भी एक इंस्टेंस बना लेते हैं, जैसे आथ का बनाया था फायर बेस फायर स्टोर। तो इसको नाम दे देते हैं फायर स्टोर, और यहाँ पर फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस। ठीक है, अब ये फायर स्टोर बन गया। इस फायर स्टोर को आप डेटाबेस भी नाम दे सकते हैं, डीबी दे दें। ठीक है, डीबी। अब इस डीबी को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम करेंगे डीबी डॉट कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का नाम यूज़र्स, और इसके अंदर जो है हम क्रिएट करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट का जो होगा नाम वो क्या होगा, उसकी आईडी, यूनिक आईडी ज़ाहिर है वही होगी, रिज़ल्ट डॉट यूज़र डॉट UID। ठीक है, यूनिक आईडी, वही यूनिक आईडी देनी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमने करना है सेट यूज़र को। अब इसमें एक मसला है, मसला ये है कि हमने जो यूज़र क्रिएट किया है वो हमारा डॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मांग रहा है मैप। ठीक है, अगर हम यूज़र यहाँ लिख दें तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब हमने एक काम करना है, ये जो हमारा यूज़र मॉडल है इसके अंदर एक फ़ंक्शन बनाना है जो डॉट ऑब्जेक्ट को मैप के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो एक फ़ंक्शन है जिसकी जो है रिटर्न टाइप होगी मैप स्ट्रिंग डायनामिक, और इसका नाम होगा टू मैप। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके एरो लगाकर डायरेक्ट आगे मैप लिखते हैं। अब ये इस तरह करेगा कि एक मैप रिटर्न करेगा, मैप जिसकी आईडी, अब आईडी होगी ऊपर वाली आईडी, और नेम जो है नेम, और ईमेल होगा ईमेल। यानी कि ये जो डॉट ऑब्जेक्ट है ना इसको मैप में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल क्रिएटेड ऐड। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, क्रिएटेड ऐड जो है ये डेट एंड टाइम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग की फॉर्म में हम इसको भेजेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारे पास तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आएँ, जब हम स्टोर करवा रहे थे यूज़र को, यूज़र डॉट टू मैप अगर करेंगे तो देखें एरर चला गया। कितना आसान हो गया हमारे लिए कि हमने अपना यूज़र क्रिएट किया, डॉट का ऑब्जेक्ट एक, ठीक है, उसको हमने मैप के अंदर कन्वर्ट किया और भेज दिया। तो ये कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर लगा दें अवेट लगाने के बाद अब यूज़र क्रिएट भी हो गया और उसकी जो रिकॉर्ड है उसका वो भी डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब इसको भेजना है होम स्क्रीन के ऊपर, नेविगेटर डॉट पुश। अच्छा, इसमें भी तमाम स्क्रीन्स को क्लोज़ करना है पहले, पुश नेम्ड एंड रिमूव अनटिल। ठीक है, तो यहाँ पर राउट का नेम क्या है, होम है, और प्रीडिकेट के अंदर वैल्यू, और यहाँ पर देना है फॉल्स। ठीक है, अब वही मसला है कॉन्टेक्स्ट वाला, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए भी वही नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जस्ट इतना करना है तो ये काम हो जाएगा। यानी कि ये तमाम स्क्रीन्स को क्लोज़ करते हुए होम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने लॉगिन के अंदर भी पुश नेम्ड लगाया है, यहाँ पर पुश नेम्ड एंड रिमूव अनटिल करना है, और होम वैल्यू फॉल्स, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की जगह नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट और नल चेक। ठीक है, अब हमारा जो है रजिस्टर फंक्शन भी रेडी है और लॉगिन फंक्शन भी रेडी है। अब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सबसे पहले ऊपर मैं नाम लिखता हूँ, नेम, और एक ईमेल मैंने डाल दिया और पासवर्ड भी डाल दिया। अब रजिस्टर करवाते हैं। तो रजिस्टर हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं लगाया तो लगा लेते हैं। रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर आकर रजिस्टर, ये जो एलिवेटेड बटन है रजिस्टर के अंदर, इसको कर लेते हैं रैप विद बिल्डर, और बिल्डर को होगा कंज्यूमर होगा कौन सा, माई ऑथ प्रोवाइडर वाला, और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और चाइल्ड। अब ये जो प्रोवाइडर है इसकी मदद से
कॉल करेंगे रजिस्टर को और इसमें 3 चीज़ें भेजेंगे, नेम डॉट टेक्स्ट, ईमेल डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, 3 चीज़ें। ठीक हो गया। और यहाँ पर लोडिंग भी हमने शो करवानी है, प्रोवाइडर डॉट लोडिंग। अगर ये ट्रू है तो सेंटर के अंदर हमने शो करवानी है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज एलिवेटेड बटन। अब इसे टेस्ट करते हैं, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये लोडिंग हो रही है। तो देखिए होम स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं, इसका मतलब है हम सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुके हैं। इसको वेरीफाई करते हैं, अपने फायरबेस के अंदर आते हैं, फायरस्टोर डेटा बेस को थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं इसके अंदर यूज़र का डेटा आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर देखें यूज़र आ चुका है हमारा, यूज़र्स के अंदर उसकी एक आईडी है और आईडी के अंदर उसकी सारी चीज़ें क्रिएटेड एट, ईमेल, आईडी, नेम सारा कुछ आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा सब कुछ ओके है, सब कुछ वर्किंग में है। अब ऑथेंटिकेशन के अंदर यहाँ से वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर भी देखें यूज़र आ चुका है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, हम यानी कि कामयाबी के साथ यहाँ तक आ चुके हैं। अब जो है इन सारी चीज़ों को क्लोज़ करें। अब जो है हमने करना है नोट, यानी कि नोट क्रिएट करना है। नोट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर होम के अंदर ही एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन और इसका अनप्रेस्ड, और उसके बाद जो है चाइल्ड होगा, चाइल्ड के अंदर जो है हम आइकन लगा देंगे ऐड का, और जो है इसके ऊपर जब भी क्लिक होगा फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर ये नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड करके हमें ले जाएगा कहाँ पर, ऐड नोट या न्यू नोट के ऊपर। ठीक है, न्यू नोट के ऊपर हमें ले जाएगा। तो करते हैं क्लिक, तो हम न्यू नोट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से देखते हैं ऐड नोट के ऊपर, यहाँ से ऐप बार, टाइटल इसका करते हैं ऐड नोट। ठीक है, ऐड नोट के ऊपर हम आ चुके हैं। अब ऐड नोट के ऊपर हमने यहाँ डिसाइड करना है कि कौन कौन सी चीज़ हम शामिल करना चाहते हैं नोट में। जैसे यूज़र का मॉडल बनाया था इसी तरह हम मॉडल बना लेते हैं नोट का, नोट मॉडल। ठीक है, और क्लास बनाते हैं नोट मॉडल, इसमें स्ट्रिंग आईडी होगी और नोट का टाइटल होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, DSC इसको ले लेते हैं, ये 3 चीज़ें। उसके बाद जो है क्रिएटेड ऐड भी कर लेते हैं इसमें, क्रिएटेड ऐड। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आईडी के बाद यहाँ रखते हैं यूज़र आईडी, यानी कि ये नोट किस यूज़र का है उसकी आईडी भी यहाँ स्टोर करवाना ज़रूरी है। तो अब इसका बनाते हैं कंस्ट्रक्टर नोट मॉडल, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट यूज़र आईडी, दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, दिस डॉट क्रिएटेड ऐड। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब हमने जहाँ इसके अंदर बॉडी के अंदर आते हैं, लिस्ट व्यू लेते हैं और इसके अंदर जो है पैडिंग ले लेते हैं 15 की, और इसके अंदर चाइल्ड के अंदर करते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और इसकी डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, हिंट इसका रखते हैं टाइटल, टाइटल, और इसके अंदर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर भी बना लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसका नाम रखते हैं टाइटल, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइटल। अब इसको दूसरा जो है वो होगा डिस्क्रिप्शन के लिए DESC, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ग्लोबल की क्रिएट करते हैं फॉर्म स्टेट के लिए। फॉर्म को हमने जो वैलिडेशन करवानी है, फॉर्म की, ग्लोबल की, और इसकी टाइप लगा लेते हैं फॉर्म स्टेट। ठीक है, तो लिस्ट व्यू को रैप करते हैं फॉर्म के साथ, और इसके अंदर की भी डालनी है हमने, की रख लेते हैं वही फॉर्म की। ठीक है, जो ऊपर हमने क्रिएट की थी। अब ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको कॉपी पेस्ट करके टाइटल, यहाँ टाइटल था और यहाँ पर डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और इनको कंट्रोलर भी असाइन कर देते हैं। यहाँ पर टाइटल आ जाएगा और यहाँ पर कंट्रोलर आएगा
डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इनके अंदर स्पेस भी डाल देते हैं, साइज बॉक्स हाइट 15, ठीक हो गया। टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ चुके हैं। ऐसे करते हैं, यहाँ इनका जो है थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेते हैं, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है। टाइटल के लिए भी लगा दिया, आप डिस्क्रिप्शन के लिए भी लगा लेते हैं। तो ये मैं ऐसे डिज़ाइनिंग के लिए कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है लगाना। इसकी मैक्स लाइंस यहाँ 5 कर लेते हैं ताकि डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी लगे, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी स्पेसिंग देने के बाद यहाँ स्पेसिंग देते हैं 30 की, और इसके बाद एलिवेटेड बटन लगा लेते हैं, इसका ऑन प्रेस्ड, और यहाँ पर करते हैं चाइल्ड, इसका नाम रखते हैं सेव या फिर सेव नोट, ठीक है। इतना कर लेते हैं। अब इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब डालेंगे तो नोट सेव हो जाएगा, और यहाँ पर फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, फॉर्म वैलिडेट भी कर लेते हैं ताकि ये टाइटल डिस्क्रिप्शन एम्प्टी ना हो। इनके अंदर वैलिडेटर भी डाल देते हैं, वैलिडेटर यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें एक, और यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू नल या फिर वैल्यू इज़ एम्प्टी। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे प्लीज़ इंटर टाइटल, अदरवाइज़ रिटर्न नल। रिटर्न नल का मतलब होता है कि कोई एरर नहीं है। अब यही वैलिडेटर कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक हो गया। क्लिक करते हैं सेव नोट के ऊपर, तो देखें वैलिडेशन वर्क कर रही है। अब यहाँ तक ठीक हो गया। अब जैसे हमने ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोवाइडर क्रिएट किया था, अब उसी तरह एक प्रोवाइडर हमने क्रिएट करना है नोट्स के लिए। यहाँ पर लिखें नोट्स, और इसको नाम देते हैं, डॉट फाइल क्रिएट करते हैं नोट्स प्रोवाइडर, और क्लास बनाते हैं नोट्स प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर मटेरियल वाला, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ऊपर लेते हैं लिस्ट ऑफ नोट मॉडल, ठीक है। नोट्स बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी हो गई, ठीक हो गया। अब ये जो नोट्स प्रोवाइडर है ना, इसको कहाँ कनेक्ट करवाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अब देखें, अगर आप गौर करें तो ये जो ऐड नोट कर रहे हैं या अपडेट नोट कर रहे हैं, इनके लिए भी एक प्रोवाइडर तो होगा। या तो हम ऐड नोट के लिए अलग प्रोवाइडर बनाएं, अपडेट नोट के लिए अलग प्रोवाइडर बनाएं, और होम के लिए अलग बनाएं, ठीक है। इस तरह हमारे पास 3 प्रोवाइडर हो जाएंगे। तो या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक ही प्रोवाइडर बनाएं नोट्स का, और उसके अंदर नोट्स के रिलेटेड जितने ऑपरेशंस हैं इसी के अंदर करें। यानी कि मैं समझाता हूँ, वाइट ऐड नोट। अब देखें, ऐड नोट अगर करना है तो ऐड नोट के लिए एक फंक्शन होगा, और यहाँ पर इसमें भेजेंगे नोट मॉडल, ठीक हो गया। ये एक फंक्शन हो गया ऐड नोट के लिए। अब इसी तरह अपडेट नोट के लिए भी एक बना लेते हैं नोट मॉडल, उसमें भी एक नोट भेजेंगे इस तरह, ऐड नोट अपडेट नोट। और अब होगा डिलीट नोट, इसमें भी एक नोट भेजेंगे जो भी डिलीट करना होगा, ठीक है। अब देखें, एक ही जगह एक ही प्रोवाइडर के अंदर सारे ऑपरेशंस आ चुके हैं। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गेट नोट्स, यानी कि सारे गेट नोट्स जो भी हैं तमाम के तमाम गेट्स करने के लिए। अब इसका क्या होगा, जब इसको कॉल करवाएंगे गेट नोट्स को, तो ये नोट्स सारे के सारे फेच करके इस नोट को असाइन कर देगा, ठीक है। नया नोट ऐड करना होगा तो ऐड नोट, अपडेट करना होगा अपडेट नोट, डिलीट करना होगा डिलीट नोट। तो ऐसी सूरत में जब हम एक ही प्रोवाइडर है नोट्स प्रोवाइडर, इसको होम स्क्रीन के अंदर भी एक्सेस करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐड नोट स्क्रीन के अंदर भी एक्सेस करें, अपडेट नोट स्क्रीन के अंदर भी एक्सेस करें, तो ऐसी सूरत में फिर हमें इसको भी ग्लोबल लेवल पर सेट करना पड़ेगा, यानी कि मटेरियल ऐप के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इसको भी लगा लेते हैं मटेरियल ऐप के ऊपर। तो मटेरियल ऐप के ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर मटेरियल ऐप को यहाँ से कट करते हैं पहले,
यहाँ पर हमें मल्टी प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम आथ प्रोवाइडर भी यहाँ लगाया हुआ है हमने, इसलिए यहाँ हम लगाएंगे मल्टी प्रोवाइडर और प्रोवाइडर्स। ठीक है, उसके बाद जो चाइल्ड है यहाँ पर अपनी मटेरियल ऐप का कोड डाल देते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, तो अब ये जो प्रोवाइडर्स है इसके अंदर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट माई आथ प्रोवाइडर, और जैसे माई आथ प्रोवाइडर लगाया इसी तरह चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट नोट्स प्रोवाइडर इसी तरह लगा लेते हैं। ठीक हो गया, तो इसको थोड़ी स्पेसिंग सेट कर लेते हैं इसकी। अब दोनों ये जो प्रोवाइडर हैं हमने ग्लोबल लेवल पे सेट कर दिए, यानी दोनों को कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। अब हमारे लिए बहुत आसानी हो गई, एक ही जगह सारी चीज़ें, यानी कि ऑथेंटिकेशन का कोड एक ही जगह, नोट्स के रिलेटेड जो कोड है वो भी एक ही जगह, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐड नोट से, यानी कि नोट को ऐड करना। तो ऐड नोट के अंदर आते हैं सीधा, और यहाँ पर जो बटन है ना ऐड नोट वाला, सेव नोट, ठीक है, इसके ऊपर लगाते हैं कंज्यूमर, रैप विद बिल्डर कंज्यूमर, और कंज्यूमर के आगे हम यहाँ पर लिखेंगे नोट्स प्रोवाइडर, और यहाँ पर प्रोवाइडर और चाइल्ड। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब यहाँ से हमने कॉल करना है प्रोवाइडर डॉट ऐड नोट। ठीक है, तो यहाँ से हम बजाय नोट भेजने के हम एक काम करेंगे, हम पूरा नोट क्रिएट करके नहीं भेजेंगे, बल्कि नोट के दो चीज़ें भेजेंगे, नोट का जो टाइटल होगा और नोट की डिस्क्रिप्शन होगी, क्योंकि वहाँ पर उस स्क्रीन के अंदर ऐड नोट स्क्रीन जो है उसके अंदर यही दो चीज़ें ही हैं ना। ठीक है, बाकी चीज़ें हम जो बाकी काम उसका होगा हम वो यहाँ ही करेंगे इसी जगह। अब ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं उसी तरह। ठीक है, इसमें ई होगा एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन को लेने के लिए आप लोगों को पता है, जैसे हमने वो फंक्शन क्रिएट किया था शो मैसेज वाला, वही यूज़ करेंगे, उसके अंदर ई डॉट टू स्ट्रिंग रख लेंगे। अब यहाँ पर ये तो सिंपल कैच है, हम यहाँ पर जो है ले सकते हैं फायरबेस एक्सेप्शन। ठीक है, फायरबेस एक्सेप्शन, और यहाँ से भी कैच कर सकते हैं एक्सेप्शन को। ठीक हो गया, अब यहाँ से भी हम करेंगे शो मैसेज ई डॉट मैसेज। ठीक है, इतना कर लें, और ये जो कोड है ये तमाम के अंदर लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें भी लोडिंग हम ले लेते हैं, लोडिंग इसमें भी लेंगे, बूल लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। अब एक फ़ंक्शन बनाएंगे, एक प्राइवेट फंक्शन जो अंडरस्कोर लोडिंग इसका नाम होगा, उसके अंदर हम पास करेंगे वैल्यू हर बार, और ये अपडेट करेगा उस लोडिंग को कि इसको ट्रू या फॉल्स करना है, और आखिर में नोटिफाई लिसनर। ठीक है, अब ऐड नोट से पहले हम कॉल करवाएंगे स्लैश लोडिंग, और इसमें लोडिंग ट्रू कर देंगे, और उसके बाद जो है फाइनली के अंदर आएंगे, फाइनली के अंदर कर देंगे इसको लोडिंग फॉल्स। ठीक है, अब ये जो कोड है ये तमाम फंक्शंस के अंदर लिख लेते हैं, अपडेट के अंदर भी लिख लेते हैं और डिलीट के अंदर भी लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ से मेन कोड स्टार्ट होता है, जहाँ से हम डेटा को ऐड करेंगे, नोट को ऐड करेंगे। अब नोट को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इंस्टेंस बनाना पड़ेगा ना, ऊपर फायरबेस फायरस्टोर डीबी इसका नाम रखते हैं, और फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। ठीक है, ये ले लें, और आथ का भी इंस्टेंस हमें ज़रूरत पड़ेगा, फायरबेस आथ, वो अभी बताता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ेगा, फायरबेस आथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ आते हैं, सबसे पहले यूज़र ने पास किया यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले यहाँ पर हम मॉडल बना लेते हैं, नोट मॉडल, इसका नाम रखते हैं नोट, और नोट मॉडल। अब इसके अंदर सबसे पहले नोट की एक आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ तो आईडी हम खुद जनरेट करेंगे, जैसे हम पहले देख चुके हैं डेट टाइम की मदद से मिली सेकेंड्स के थ्रू जैसे क्रिएट करते हैं, हम आईडी क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग आईडी और नाउ डेट टाइम नाउ डॉट मिली सेकेंड सिंस अप्रोच डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आईडी आ चुकी है।
अब अगली चीज़ है यूज़र की आईडी। तो ये auth मैंने इसलिए लिया है कि हम यूज़र की आईडी यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर डालेंगे auth.current_user.uid, ठीक है। और इसको और यहाँ पर मेक श्योर करना है कि ये नल नहीं है। टाइटल डिस्क्रिप्शन वैसे आ गए और डेट क्रिएटेड ऐड जो है वो करेंगे नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ। तो कितना आसान हो गया, हमने नोट क्रिएट कर लिया एक। अब इसी नोट को हम स्टोर करवाएंगे अपने कलेक्शन के अंदर, एक कलेक्शन db.collection, उसका नाम होगा नोट्स, ठीक है। उसके अंदर जो है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसका यूनिक आईडी जो होगी, आईडी ऊपर जो हमने बनाई है अभी, ठीक है, उसके अंदर हम सेट करेंगे। उसके अंदर ये वाला नोट देंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट हम डॉट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं भेज सकते, तो हमें उसको सब पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मैप के अंदर। तो ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ आते हैं नोट मॉडल के अंदर और यहाँ पर आकर हम क्रिएट करते हैं एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग डायनामिक और इसका नाम होगा toMap। और इसके अंदर जो है ये रिटर्न करवाएगा क्या चीज़, एक मैप, ठीक है। इसकी आईडी होगी आईडी और यूज़र आईडी होगी यूज़र आईडी और इसके अंदर टाइटल क्या होगा, टाइटल, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, डिस्क्रिप्शन, और इसकी क्रिएटेड ऐड जो होगा वो क्या होगा, क्रिएटेड ऐड डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इतना करना है। उसके बाद नोट्स प्रोवाइडर के अंदर आए, नोट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो सॉरी, टू स्ट्रिंग नहीं करना, नोट्स डॉट toMap नाम है ना फंक्शन का जो अभी हमने क्रिएट किया। तो इतना कर लेने से काम हो जाएगा। अब इसको अवेट भी लगाना है क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है, थोड़ा टाइम लेगा, अवेट। अब ये काम जब हो जाए तो क्या हो, तो हमने सिंपल करना है, इस स्क्रीन को क्लोज़ करना है ना, ये वाली ऐड नोट वाली। जब नोट ऐड हो गया तो स्क्रीन ज़ाहिर सी बात है क्लोज़ हो जानी चाहिए। नेविगेटर डॉट पॉप पॉप, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो वहीं से ही आएगा, नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इतनी सी बात है, हमारा नोट ऐड हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। स्क्रीन के अंदर यहाँ पर आते हैं, ये बटन जब क्लिक हो सेव नोट का, यहाँ पर अब हमने करना है डॉट ऐड नोट के अंदर दो चीज़ें पास करनी है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। जस्ट इतना काम है। और इसके बाद यहाँ पर लगानी है लोडिंग, प्रोवाइडर लोडिंग है अगर तो सेंटर के अंदर आएगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है, और अदरवाइज एलिवेटेड बटन। चलें हम ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, एक और चीज़ भी यहाँ सॉल्व करते चलें कि जब यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है, उसके बावजूद लॉगिन स्क्रीन आ गई है। तो पहले तो हमने कोड लिखा था यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, आप लोगों को पता है पिछले ट्यूटोरियल के अंदर जो पहले हम देख चुके हैं। हम जा रहे थे कहाँ, यहाँ से जब स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आते हैं, इनिट स्टेट के अंदर नेक्स्ट स्क्रीन, और यहाँ पर जाते थे लॉगिन के अंदर, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, ये जो है हमारा ऑथेंटिकेशन वाला प्रोवाइडर, माई ऑथ प्रोवाइडर, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर पहले बना लेते हैं, माई ऑथ प्रोवाइडर, ये एक इसका कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी ये एप्लीकेशन रन होगी तो हम ये वाला कॉल करवाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा कोड है, यहाँ मेन के अंदर आएँ। जब हम यूज़ कर रहे थे ना चेंज नोटिफाइड प्रोवाइडर और माई ऑथ, इसके बाद एक पैरामीटर है लेज़ी, इसको करना है फॉल्स। तो इससे होगा क्या कि जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो माई ऑथ प्रोवाइडर का जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा। अब इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन वाली, ठीक है, और एसिंक फंक्शन इसको बना देते हैं। इसमें वही लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले अवेट फ्यूचर डॉट डिलेड ड्यूरेशन, और इसके अंदर 3 सेकंड का ड्यूरेशन लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेक करना है कि इफ़ auth डॉट करंट यूज़र इज़ इक्वल टू नल, अगर नल है ये यूज़र तो क्या करना है, तब भेजना है नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड, कहाँ भेजना है, अगर नल है तो लॉगिन के ऊपर भेजना है, ठीक है। और अदरवाइज़ क्या करना है, नेविगेटर डॉट
पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड कहाँ भेजना है, होम के ऊपर भेजना है, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ हमने डालना है नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर भी नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ से कंस्ट्रक्टर से इसको कॉल करवाना है नेक्स्ट स्क्रीन को, ठीक हो गया। अब आते हैं स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, यहाँ से ये कोड रिमूव करते हैं, बल्कि इसको स्टेट लेस विजिट बना लेते हैं। अब इसकी स्टेट फुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारा कुछ हैंडल करेगा हमारा प्रोवाइडर, यानी कि प्रोवाइडर के अंदर से डिसीजन होगा कि किस स्क्रीन के ऊपर जाना है। तो देखते हैं, तो देखें पहले स्प्लैश स्क्रीन आई है, 3 सेकंड के बाद होम पे आ चुके हैं, इसका मतलब है हम लॉग्ड इन है। अब क्रिएट करते हैं अपना एक नोट, ठीक है। ऐसे कुछ डेटा इसमें डालते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब सेव नोट करते हैं, तो लोडिंग कर रहा है, देखते हैं, और क्लोज़ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि डेटा वहाँ ऐड हुआ है या नहीं हुआ। इसको रिफ़्रेश करते हैं फायरस्टोर को, तो यहाँ पर देखें नोट्स का एक कलेक्शन बन चुका है। उसके अंदर फर्स्ट नोट हमारा देखते हैं ऐड हो चुका है, और उसकी डिटेल सारी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। यूज़र की आईडी भी शो हो रही है, यानी कि ये फ़लाँ यूज़र के रिलेटेड है। तो हम कर चुके हैं ये चीज़ कामयाबी के साथ। अब हम नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये करनी है कि इन सारी चीज़ों को क्लोज़ करते हैं पहले। अब नेक्स्ट चीज़ है होम स्क्रीन, डायरेक्ट होम के अंदर आएँ, और यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर शो करवाना है सब कुछ। बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू, और इसके अंदर हमने शो करना है अपने क्या चीज़ नोट कर शो करनी है, नोट्स, जितने भी नोट्स यूज़र के रिलेटेड हैं, हमारे यूज़र के रिलेटेड, जो लॉग्ड इन यूज़र है उसके रिलेटेड जितने नोट्स हैं उनको यहाँ पर फैच करके शो करवाना है। तो उनके लिए प्रोवाइडर्स के अंदर जो है नोट्स, ठीक है, नोट्स है, और यहाँ पर गेट नोट्स का एक है, गेट नोट्स। गेट नोट्स के अंदर जब हम आते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले गेट नोट्स के अंदर, तो गेट नोट्स के अंदर अब कोड लिखते हैं नोट्स को गेट करने के लिए, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ लगा लेते हैं ऑन, फायरबेस एक्सेप्शन कैच, और यहाँ पर शो मैसेज ई डॉट मैसेज, ठीक है, और कैच, और इसके अंदर शो मैसेज ई डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर फैच करते हैं नोट्स को। तो यहाँ से नोट्स को कैसे फैच करें, उसके लिए कोड लिखते हैं db डॉट कलेक्शन डॉट नोट्स, नोट्स में से क्या करना है, गेट करना है। तो ये तमाम के तमाम नोट्स गेट कर लेगा, और इसका जो है रिज़ल्ट उसको यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट। तो यहाँ रिज़ल्ट के अंदर तमाम जो है एक पूरा स्नैपशॉट आ जाएगा तमाम नोट्स का। अब उन नोट्स को एक एक करके हम ऐड करवाएंगे ऊपर वाली लिस्ट में, ये वाली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, एक एक डॉक्यूमेंट निकालना है, रिज़ल्ट डॉट डॉक्स, इसमें से एक एक डॉक्यूमेंट निकालना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको कन्वर्ट करना है हमने अपने नोट मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये चीज़ कैसे करें, हम ऐसे करेंगे, ये जो डॉक है ना, डॉक डॉट डेटा करेंगे, तो ये मैप की सूरत में हमें मिलेगा। तो मैप की सूरत में जब मिलेगा तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने डॉट के अंदर, डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ देखें हम आते हैं नोट मॉडल के अंदर, जैसे हमने ये काम किया था ना टू मैप, ठीक है, इसी तरह अब फ्रॉम मैप करेंगे, यानी मैप से आएंगे अपने डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर की मदद से। फैक्ट्री यहाँ पर लिखें, फैक्ट्री नोट मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, ठीक है। फ्रॉम मैप करेंगे तो यहाँ हमें एक मैप मिलेगा, स्ट्रिंग और डायनामिक, एक मैप आएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे नोट मॉडल, ठीक हो गया। यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पर, एक मिनट, मैप इसको नाम देते हैं, पैरामीटर में हमें मिलेगा मैप, ठीक है। अब इस मैप में से डेटा निकाल के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे नोट मॉडल का। तो यहाँ सबसे पहले देनी है आईडी, तो आईडी हम कहाँ से निकालेंगे, मैप आईडी। उसके बाद दूसरा पैरामीटर था यूज़र आईडी, तो वो हम निकालेंगे यूज़र
आईडी, मैप यूज़र आईडी। तीसरा पैरामीटर था टाइटल, मैप टाइटल। और चौथा पैरामीटर था डिस्क्रिप्शन, मैप डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद जो पैरामीटर था वो था क्रिएटेड एट, मैप क्रिएटेड एट। ठीक है, लेकिन याद रहे क्रिएटेड एट एक स्ट्रिंग मिलेगी यहाँ हमें। ठीक है, लेकिन ये जो है क्रिएटेड एट ये एक डेट टाइम है। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करें, इसको इस तरह हैंडल करना है, मैं बताता हूँ। डेट टाइम डॉट पार्स, और पार्स के अंदर वो स्ट्रिंग देनी है मैप वाली। ठीक है, तो इस तरह करने से फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर हमें एक ऑब्जेक्ट दे देगा नोट मॉडल का। तो यहाँ से अब आप लोगों को समझ आएगी। तो यहाँ पर आप बनाएंगे नोट मॉडल, नोट इसका नाम रखना है नोट मॉडल डॉट फ्रॉम मैप। देख रहे हैं मैप की मदद से बनेगा, और यहाँ पर डालना है डॉक डॉट डेटा। एक एक मैप भेजेंगे और वो मैप जाएगी वहाँ पर, और एक डॉट का ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको सेव करना है नोट्स के अंदर, नोट्स डॉट ऐड, और इसके अंदर डाल देना है। तो एक एक करके नोट आएगा वहाँ से, और यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा नोट्स वाली। तो इसको यहाँ पर कर देना है नोटिफाई लिस्टनर, ताकि ये अपडेट कर दे। तो एक चीज़ याद रहे, जब नोट्स को कॉल करेंगे गेट नोट्स को, तो सबसे पहले नोट्स को क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी एक प्रैक्टिस होती है। तो इसके बाद और काम क्या करना है, और काम ये करना है कि लोडिंग भी यहाँ स्टार्ट करनी है। ठीक है, और इसके बाद जो फाइनली है, फाइनली के अंदर जाकर लोडिंग को बंद भी करना है फाइनली, और यहाँ पर क्या करना है, लोडिंग फॉल्स। ठीक हो गया। अब ये जो गेट नोट्स है इसको कॉल कहाँ से करवाएंगे, इसको कॉल करवाएंगे जब हम होम स्क्रीन के ऊपर आएंगे। तो होम स्क्रीन के ऊपर आते ही इसको बनाते हैं स्टेटफुल। अब ये स्टेटफुल बन गया, इसके अंदर जो है इनिट स्टेट का जो फंक्शन है ना, इनिट स्टेट, इसके अंदर से हम कॉल करवा लेंगे डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिसन फॉल्स, और ऑफ के बाद मेंशन करना है प्रोवाइडर का नाम, नोट्स प्रोवाइडर। ठीक है, अब यहाँ से कॉल करना है डॉट गेट नोट्स। तो जो ही हम होम स्क्रीन के ऊपर आएंगे हम इनको नोट्स को फैच करवाएंगे, और फिर क्या होगा, इस लिस्ट व्यू के ऊपर लगाते हैं कंज्यूमर, रैप विद बिल्डर कंज्यूमर करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लगाते हैं नोट्स प्रोवाइडर, और कॉन्टेक्स्ट के बाद प्रोवाइडर, और यहाँ पर चाइल्ड। ठीक है, अब ये जो प्रोवाइडर है ना, ये एक एक करके हमें देगा नोट्स। तो यहाँ फॉर लूप लगाते हैं, वार नोट इन प्रोवाइडर डॉट नोट्स। ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं लिस्ट टाइल, और एक एक करके तमाम नोट्स को शो करवाएंगे। तो नोट डॉट टाइटल, और सब टाइटल के अंदर टेक्स्ट नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। आप एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखें सबसे पहले इसने शो कर दिया है। तो हमें यहाँ पर लोडिंग भी शो करवानी है, प्रोवाइडर डॉट लोडिंग अगर हो तो क्या हो, सेंटर के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करना है। ठीक है, इस तरह। अब ये हमारे पास एक नोट आ चुका है। तो अब एक और चीज़, जब हम नोट ऐड करवा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर जब नोट ऐड हो गया उसके बाद हमने कॉल करवानी है गेट नोट्स को। ठीक है, ताकि वो अपडेटेड नोट्स की लिस्ट दोबारा से हमें शो कर दे। ठीक है, तो इसकी अहमियत आप लोगों को अब समझ आएगी। यहाँ पर अब हम लिखते हैं कोई नोट, यहाँ पर दिस इज़ माई फर्स्ट नोट, और फर्स्ट नोट ऐसे मैंने कुछ डाल दिया है। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें यहाँ पर होम के अंदर अपडेटेड नोट्स आ चुके हैं।
तो इसका थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल जो हमने यूज़ की है, इसकी जो लीडिंग है उसके अंदर हम कोई आइकन ले लेते हैं, नोट का या बुक का या कोई अच्छा सा ये वाला बुक वाला आइकन ले लेते हैं और कोपर्टिनो आइकन्स इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे ट्रेलिंग भी लगा लेते हैं। ट्रेलिंग के ऊपर आइकन बटन लगाते हैं, ऑन प्रेस्ड के अंदर हम इसको डिलीट करवाएंगे नोट्स को। तो आइकन डिलीट का आइकन लगा लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स को डिलीट करने के लिए हमने बटन भी यहाँ पर लगा दिया है और इस बटन क्लिक के ऊपर हम इसको डिलीट करवाएंगे। तो बटन क्लिक के ऊपर जब करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, प्रोवाइडर डॉट डिलीट नोट, और उसके अंदर वही नोट भेज देंगे, मौजूदा जो नोट होगा यहाँ से हमें मिलेगा। अब डिलीट नोट के अंदर आने के बाद यहाँ पर लगाते हैं वही कंडीशन, यानी कि वही कोड, अवेट db डॉट कलेक्शन, और इसका नाम क्या होगा, नोट्स कलेक्शन में जाकर डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, कौन सा, नोट डॉट ID, जिसकी ये ID हो, और उसको करना है डिलीट। और जो डिलीट हो जाए तो गेट नोट्स, दोबारा से नोट्स की लिस्ट गेट करनी है ताकि वो अपडेटेड लिस्ट हमें दे दे। अब ऊपर वाले को डिलीट करते हैं, तो देखें लोडिंग हो रही है और उसके बाद दोबारा से उसने लिस्ट फैच कर दी है। तो ये चीज़ है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसमें एक और चीज़ रह गई है, वो है अपडेट करना, इस नोट को अपडेट करना, यानी नोट के ऊपर जब क्लिक हो तो उसको अपडेट कैसे करें। तो लिस्ट स्टाइल के अंदर ऑन टैब करते हैं, ऑन टैब के अंदर जाकर यहाँ कोड लिखते हैं, नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर राउट का नाम होगा अपडेट नोट, और आर्गूमेंट, इसमें आर्गूमेंट क्या भेजना है, वही नोट जो जिसके ऊपर क्लिक हो। ठीक है, इस तरह। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ ले जाएगा, देखते हैं। यूटिल्स के अंदर आकर राउट हेल्पर, ऑन जनरेट राउट्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आर्गूमेंट को हम कर देते हैं नोट। ठीक है, इसका नाम रखते हैं, इसकी टाइप यानी कर देते हैं नोट मॉडल, और जो आर्गूमेंट मिलेगा हमें उसको हम ले लेंगे एज ए नोट मॉडल। ठीक है, अब इसको पास करेंगे हम अपडेट स्क्रीन के अंदर, ये जो अपडेट स्क्रीन हमने क्रिएट की थी, फाइनल नोट मॉडल, नोट इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, पैरामीटर नोट मॉडल, और यहाँ से करते हैं ऐप बार, टाइटल जो इसका होगा इसको कर लेते हैं अपडेट नोट। ठीक है, जस्ट इतना करते हैं फ़िलहाल, और अब जाते हैं राउट हेल्पर के अंदर और यहाँ से हम नोट को पास कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो मैं अपडेट नोट के ऊपर आ चुका हूँ। अब इसको अपडेट करने का यहाँ पर कोड लिखते हैं, तो मैं सारा कोड कॉपी करूँगा ऐड नोट वाला। ऐड नोट के अंदर जो कुछ है वही कॉपी पेस्ट करते हैं सारा, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको मैं डालता हूँ अपडेट नोट के अंदर इस तरह। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर जो है ऊपर लिखूँगा अपडेट नोट, और इसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेक्स्ट है वो डाल देते हैं इनिट स्टेट के अंदर। तो सबसे पहले जो टाइटल है, टाइटल के जो फील्ड है टेक्स्ट फील्ड, उसके अंदर टेक्स्ट डालते हैं। कहाँ से निकालेंगे, ऊपर जो हमने पास किया है नोट उसके टाइटल को। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर टेक्स्ट डालते हैं और विजेट डॉट नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर एंड के ऊपर यहाँ पर बटन है अपडेट का, इनको इंपोर्ट कर लेते हैं जो चीज़ें ज़रूरत हैं, और यहाँ से कॉल करवाएंगे अपडेट नोट को, अपडेट नोट। और अपडेट नोट के अंदर हमने क्या क्या भेजना है, तो यहाँ पर ऐड नोट के अंदर हमें 3 चीज़ें भेजनी हैं। ऐड नोट के अंदर अपडेट नोट के अंदर यहाँ हम पूरा मॉडल नहीं भेजेंगे, यहाँ हम 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद नोट की आईडी। ठीक है, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं ना, नोट की आईडी भी चाहिए होगी। तो यहाँ से अब सबसे पहले टाइटल भेजते हैं, टाइटल डॉट टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट। अब नोट की आईडी कहाँ से आएगी, विजेट डॉट नोट डॉट आईडी। ठीक है, ये काम करना है। तो अब आते हैं ऐड नोट के अंदर।
ऐड नोट के अंदर आकर यहाँ पर कोड लिखते हैं, सॉरी अपडेट नोट के अंदर आकर कोड लिखते हैं अपडेट करने के लिए। अवेट db.collection नोट्स। अब कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ लेना है, डॉक्यूमेंट फाइंड करना है जहाँ पर नोट आईडी ये हो और इसको करना है अपडेट। अब इसके अंदर जो है मैप देनी है, मैप के अंदर वो चीज़ें देनी है जो अपडेट करनी है। टाइटल एक तो अपडेट करना है और दूसरा क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को भी अपडेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। जब अपडेट हो जाए तो फिर से क्या करना है, गेट नोट्स को कॉल करना है ताकि अपडेटेड नोट्स की लिस्ट आ जाए और उसके बाद क्लोज़ कर देना है इसको, स्क्रीन को, नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इतना करने से आपका काम हो जाएगा। अब ये जो स्क्रीन सेव नोट की बजाय यहाँ अपडेट नोट आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें डेटा आ चुका है जो हमने पिछले जहाँ से क्लिक किया ये वाला डेटा, ये सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल टाइटल लिखूँगा फर्स्ट नोट, तो नीचे वाला जो है वो वैसे रहने देते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं अपडेट नोट, तो देखते हैं अपडेट करता है या नहीं करता। तो देखें इसने अपडेट कर दिया है फ़ौरन ही। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड नोट, दिस इज़ माय सेकंड नोट। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो देखें इसने ऐड कर दिया है। तो काफ़ी यानी कि अच्छे से वर्क कर रही है हमारी एप्लीकेशन। और यहाँ ऊपर लॉग आउट का एक बना लेते हैं बटन, लॉग आउट करने के लिए। यहाँ पर कहाँ बनाएं, एक्शंस के अंदर, एक्शंस के अंदर यहाँ पर बना लेते हैं आइकन बटन ऑन प्रेस्ड, और यहाँ पर इसका आइकन लेते हैं लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट का बटन ऊपर, तो ये क्यों शो नहीं कर रहा, लॉग आउट का बटन शो होना चाहिए। तो सॉरी, मैंने ये अपडेट वाली स्क्रीन के अंदर लगा दिया है, यहाँ नहीं लगाना था, इसको लगाना था होम के अंदर, होम स्क्रीन के अंदर, ऐप बार के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर लगाना था। तो अब देखें लॉग आउट का बटन शो हो गया। अब लॉग आउट का बटन शो हो गया, यहाँ पर एक डायलॉग शो करवा लेते हैं, शो डायलॉग, और इसमें कॉन्टेक्स्ट होगा और बिल्डर के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर इसको रिटर्न करवाएंगे अलर्ट डायलॉग। ठीक है, ये जो अलर्ट डायलॉग है इसके अंदर टाइटल, और टाइटल के अंदर लगाएंगे लॉग आउट, और इसका जो कंटेंट है इसके अंदर लिखेंगे आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। ठीक है, नीचे बटन लगाते हैं, बटन लगाएंगे टेक्स्ट बटन, और यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे नो। ठीक है, नो के अंदर नेविगेटर डॉट पॉप करेंगे, और नीचे बनाते हैं एक और बटन यस के लिए। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं डायलॉग क्या होता है, क्या काम करता है, और यहाँ पर लिखते हैं यस। ठीक है, तो सिंपल है। जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो देखें यस और नो आ गया, नो के ऊपर क्लिक किया हट गया, यस के ऊपर क्लिक किया हट गया। फ़िलहाल दोनों के ऊपर हमने लगाया हुआ है पॉप करने का ऑप्शन। तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर कोड लिखते हैं अपना लॉग आउट का। तो लॉग आउट का कोड सिंपल है, वही प्रोवाइडर जो हमने बनाया था आथ प्रोवाइडर, उसके अंदर लॉग आउट फंक्शन है, उसको हमने सिंपल कॉल करना है। प्रोवाइडर ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिसन फॉल्स, और ऑफ के बाद यहाँ मेंशन करना है माई ऑथ प्रोवाइडर, और इसको करना है डॉट लॉग आउट। ठीक है, ये लॉग आउट का फंक्शन है। अब इस लॉग आउट फंक्शन के अंदर जाकर कोड लिखते हैं लॉग आउट करने के लिए। तो अवेट करने के बाद आपने करना है साइन आउट। ठीक है, सिंपल साइन आउट, और साइन आउट करने के बाद क्या करना है, नेविगेटर डॉट पुश नेम एंड रिमूव अनटिल, क्योंकि अब हम जो है सारी स्क्रीन्स को क्लोज़ करके लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाने वाले हैं, और ये वही तरीक़ाकार है जो हम पहले करते आ रहे हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की जगह नेविगेटर की डॉट करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल है। अब करके देखते हैं
लॉग आउट करने की कोशिश करते हैं, यस के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखें लॉग आउट हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए एप्लीकेशन को बेशक रिस्टार्ट करें और देखें ये कौन सी स्क्रीन पे ऊपर हमें ले जाता है। तो देखें फिर से लॉगिन स्क्रीन आ गई है, इसका मतलब है लॉग आउट हम हो चुके हैं। तो अब एक और यूज़र बेशक आप क्रिएट करें, ठीक है, इसका कोई नाम डाल दें और ईमेल डाल दें और पासवर्ड कोई डाल दें और रजिस्टर करते हैं इसको। तो देखें हम आ चुके हैं होम स्क्रीन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक मसला है, इसने वही नोट शो कर दिए हैं जो पिछले यूज़र वाले थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर यूज़र को उसके अपने नोट्स शो होने चाहिए। तो इसको फिक्स करने के लिए आते हैं नोट्स प्रोवाइडर के अंदर, जहाँ पर हम गेट करते हैं नोट्स को, गेट नोट्स, और यहाँ पर कलेक्शन के बाद जहाँ गेट लगा हुआ इससे पहले यहाँ पर लगाएं वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू auth.current_user.uid, ठीक है, ये वाला सिंपल आपने लगाना है। तो यहाँ पर चेक बॉक्स लगा देना है, नल चेक। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो भी लॉग्ड इन यूज़र है सिर्फ उसी के नोट्स ही यहाँ पर शो होंगे। तो एप्लीकेशन रिस्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब होम स्क्रीन के अंदर आएँ, इसने कुछ भी शो नहीं किया क्योंकि कोई भी नोट्स नहीं है इस यूज़र के रिलेटेड। तो इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इस तरह। तो ये हमने थोड़ी बहुत फ़िल्टर किया है उस डेटा को जो लॉग्ड इन यूज़र के रिलेटेड है। तो अब जाते हैं होम स्क्रीन के अंदर, इन तमाम को क्लोज़ करते हुए होम स्क्रीन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हमने ये लिस्ट लगाई हुई थी और लोडिंग के बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन लगाते हैं कि अगर provider.notes इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो सेंटर में शो होना चाहिए एक टेक्स्ट एम्प्टी, ठीक है, इस तरह। तो अब देखें एम्प्टी है, कोई नोट्स नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी आ चुका है। अब इस यूज़र के लिए कोई नोट ऐड करते हैं। इस यूज़र के लिए दिस इज़ थर्ड नोट, ठीक है, हेयर इज़ दी थर्ड नोट डिस्क्रिप्शन, ऐसे कोई लिख देते हैं। अब सेव करते हैं। तो अब देखें इस यूज़र के लिए जो अब यूज़र लॉग्ड इन है उसके लिए सिर्फ एक ही नोट है यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इसको लॉग आउट करें, ठीक है, और नए यूज़र के लिए ऐड करें वही जो पहले वाला था, ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से नोट शो होते हैं। उसके दो पहले से जो ऐड थे नोट्स वो आ जाएंगे। देखें फर्स्ट एंड सेकंड आ चुके हैं। इसी तरह जितने भी यूज़र क्रिएट होंगे हर यूज़र के लिए अलग नोट्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो है ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा, और कोई भी इशू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।